अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हदीद अहमद शेर है और मैं आज आप लोगों को उर्दू के अंदर एक स्पेशल लेक्चर मैंने अरेंज किया है ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जो हमारे पास एक फ़ोटोवोल्टिक डिवाइस है जिसको कि हम सोलर पैनल कहते हैं, उसको उसकी थोड़ी सी साइंस हम समझ सकें। तो चूँकि ये बुनियादी तौर पर तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए मैंने इस वीडियो को तरतीब दिया है, तो हम इसके अंदर मेजॉरिटी जो हम बातें करेंगे वो रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह और इसकी थोड़ी बहुत फिज़िक्स जो है हम उसके इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास एक फ़ोटोवोल्टिक पैनल होता है हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट, जो आप लोगों को इस तरह का नज़र आता है। आप बाज़ार में जाते हैं जो सी के आप लोगों के पास एक पैनल होता है। ये पैनल जो है ना, इसके पीछे एक नेम प्लेट लगी हुई होती है। उस नेम प्लेट पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के पैरामीटर्स लिखे हुए होते हैं जिनको कि आज हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि लिखा हुआ होता है कि इसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, VOC लिखा जाता है। इसके अलावा इसकी टोटल पावर मैक्सिमम कितनी है, P मैक्स लिखा होता है या कई जगहों पर PMPP लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। अभी हम इस चीज़ों को टेक्निकली समझेंगे कि ये मतलब कि PMPP किस जगह पर ऑपरेट होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो होता है इसका वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट और करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। इसके अलावा दो पैरामीटर्स और होते हैं जिनके अंदर एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और करंट का, एक पावर का कुछ लोग देते हैं, कुछ पैनल्स पर लिखा हुआ होता है, और कुछ पैनल जो है वो वोल्टेज का देते हैं। उन पर हम सरदस्त जो है हम नहीं जाते। मगर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सोलर सेल या ये सोलर मॉड्यूल जो है ये बनता किस तरह से है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो बेसिक तरीन यूनिट होता है वो एक PV सेल कहलाता है। PV सेल एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट DC करंट के अंदर ये मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इस तरह के कई सेल्स जो हैं वो मिलके एक PV मॉड्यूल बनाते हैं। और PV मॉड्यूल इसलिए बनता है क्योंकि जो अकेला सेल होता है फोटोवोल्टिक का, उसके पास जो है जो करंट की जो उसकी आउटपुट करंट होता है और जो वोल्टेज आउटपुट होता है और हैंस जो पावर हमारे आउटपुट होती है वो काफ़ी लो होती है। तो इतनी लो पावर के ऊपर आप किसी भी किस्म की कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं चला सकते। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि काफ़ी सारे सीरीज़ जो सेल्स हैं उनको सीरीज़ और या मतलब एक है ना, हम लोग शंट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग जोड़ते हैं और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको हम PV मॉड्यूल कहते हैं। PV मॉड्यूल के बाद अगर हम काफ़ी सारे मॉड्यूल जो है ना, सेवरल मॉड्यूल्स अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको PV पैनल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस ये जो मॉड्यूल और पैनल की जो इस्तेलाह है ये इंटरकनेक्ट मतलब चेंजेबली यूज़ होती है। कई जगहों पर बहुत सारे जो ऑथर्स हैं जो कि साइंटिफिक आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो PV मॉड्यूल लिखते हैं अपने एक पैनल को, और कुछ लोग जो है वो पैनल लिखते हैं। फर्दर मोड ये होता है कि जितने भी हमारे पास पैनल्स हैं इनको अगर हम लोग फर्दर कनेक्ट कर लें तो हमारे पास PV स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। स्ट्रिंग्स और या उनको एरेज भी बोलते हैं। ये एरेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस बेसिक फोटोवोल्टिक सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हमारे पास ये जो फोटोवोल्टिक पैनल जो सेल है इसका इक्विवेलेंट मॉडल कैसे बनता है। तो वी विल सी कि हाउ वी कैन मेक अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात ये कि चूँकि ये एक हमारे पास हमने अभी बताया कि ये सोलर लाइट इस पर इंसिडेंट लाइट जिस पर फॉल होती है सरफेस के ऊपर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ करंट, वो करंट पैदा करती है। तो सबसे पहली बात ये कि वी विल रिप्रेजेंट इट एज अ करंट सोर्स। आप ये देखेंगे कि गोल दायरे के अंदर हमारे पास और ये जो एरो लगा हुआ है जिस शोज़ के ये हमारे पास फ़ोटो करंट है। ये फ़ोटो करंट वो करंट है कि जिस पर जब हमारे सरफेस के ऊपर PV पैनल की कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ आवर PV पैनल, तो इसके ऊपर यहाँ से जो इंसिडेंस लाइट्स आके पड़ रही है इसके डिफरेंट सेल्स के ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये होता है कि हमारे पास जो करंट पैदा होता है उसे आई फोटोनिक करंट कहते हैं। मगर ये वो करंट हरगिज़ नहीं होता कि जो हम लोगों को इस जगह के ऊपर मिल रहा होता है। ये टर्मिनल के ऊपर जो V0 या जिसको आप I0 कह दें, या कॉन्ट्रेरली ये VL भी यूज़ होता है, यहाँ से ये IL लोड करंट भी यूज़ होता है। ये वो करंट है जो कि डायरेक्ट जनरेट होता है जब हमारी लाइट जो है वो हमारे पैनल पर जो है वो गिरती है। मगर इसके अलावा चूँकि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके अंदर हम लोगों ने सिलिकॉन के भी हैं, उसके गैलियम आर्सेनाइड के भी आ रहे हैं, काफ़ी अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर आ रही हैं, तो इसी तरह से इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। मगर जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ रिप्रेजेंट करनी चाहिए जिसको कहते हैं कि एक डायोड।
ये डायोड जो है ये पीएन जंक्शन को शो करता है, जो कि सेल के जो वेफर होता है जिसके अंदर पी और एन सेक्शन होते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोगों के पास एक हम शंट रेजिस्टेंस लेकर आते हैं, आर शंट। ये आर शंट रेजिस्टेंस ये कहती है कि चूंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने पी और एन जंक्शन दिखाया है वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और होल की रिकॉम्बिनेशन होती है, तो दिस आर शंट जो है ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की होती है नॉर्मली। और अगर हम लोग आइडियल कंसिडर करें तो दिस आर शंट शुड बी इन्फिनिटी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आती है जिसको कि हम आर एस कहते हैं। अच्छा, ये आर एस क्या है? ये आर एस ये है कि हम लोगों के पास कोई भी पैनल होता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो उस पर कुछ वायरिंग बनी हुई होती है, दरम्यान से कुछ तारें गुजरी होती हैं। वो तारें जो हैं वो उनको कलेक्ट करती हैं चार्ज को, जो कि हमारा अल्टीमेटली आके हमारी आउटपुट करंट बनता है। इसको कलेक्ट करने के लिए जो तारें यूज होती हैं उसके रेजिस्टेंस को भी हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है? हम उसको आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जगह के ऊपर इन टर्मिनल्स के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग किसी भी किस्म का कोई भी वेरिएबल, फिक्स लोड, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, व्हाटएवर इट इज़, हम वो लगा सकते हैं। अब देखना ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये आई नॉट है ये, और इस वी नॉट का हमारे पास क्या मतलब ये कि हम लोगों के पास इसका क्या एक्सप्रेशन क्या निकलता है। तो एक्सप्रेशन के लिए मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको हम किसी दिन फिर डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि आई एल जो है वो टोटल करंट जो हमारा पास निकल रहा है सोर्स से आई फाई माइनस आई नॉट इंटू ई रेज़ टू दी पावर ए वी एल प्लस आई एल आर एस, सॉरी इसको हम ओ कर देते हैं ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि हम आउटपुट वोल्टेज को वी ओ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको -1 माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट आर एस डिवाइड बाई दी आर शंट। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो सेक्शन है ये वाला, ये तो आ गया हमारे पास इस वाले हिस्से से जहाँ पर वो डायरेक्टली फोटोनिक जो फोटोन करंट जनरेट हो रहा है। ये जो इक्वेशन है इट्स अ क्लासिकल डायोड इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कोर्स में भी देखी हुई है। ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये जो आगे चीज़ है दिस इज़ एक्चुअली ये आप लोगों का करंट डिवाइडर लॉ लगा कर हम लोगों ने निकाला है कि टोटल हमारे पास जो आउटपुट करंट है आई नॉट, सॉरी यहाँ पर मैं आई नॉट कर दूँ, वो इस चीज़ के बराबर होता है। अब ये जो इक्वेशन है इसके लिए काफ़ी सारे आइटरेटिव मेथड यूज़ होते हैं, इफ़ वी प्लॉट इट इन मैटलैब तो यहाँ वी कैन ईजिली प्लॉट इट। इसके अलावा हमारे पास जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, अब यहाँ पे ए का मैंने आपको बताना है। ए वो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक ए इज़ इक्वल टू क्यू ओवर, ये हमारे पास मतलब कि ना इसकी टोटल निकलती है। अच्छा, अब है क्या कि हमारे पास वी ओ सी हमने निकालना है। इसके साथ हम लोगों का दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट हमने करंट की वैल्यू निकाल ली आई ओ, अब हम लोग निकालेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू ओके। सो ये हम लोगों ने जो है ना हम लोगों ने दो मेजर इक्वेशंस निकाल ली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको हम उधेड़ेंगे इस चीज़ को, ताकि हम लोग इसको फर्दर समझ सकें कि हमारे पास एक फ़ोटोवोल्टिक पैनल जो है वो उसकी वेवफॉर्म्स कैसी बनती हैं और वो कैसे काम करता है। अब ये है कि कोई भी फ़ोटोवोल्टिक पैनल किसी भी एक मखसूस रेडिएशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर कोई एक किस्म की वेवफॉर्म ड्रॉ करता है। मिसाल के तौर पे हम एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन लेते हैं, जो जितने भी पैनल्स की वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं ये अंडर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन होती हैं, जिसके अंदर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास लाइट जो है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वैल्यू को रख के जितने भी पैनल्स हैं उनके पीछे जो आप लोगों को जो नेम प्लेट लगी नज़र आती है उसको ये हम लोग मतलब है कि ना उस बेसिकली वो इस वैल्यू पर कैलकुलेट की हुई होती है। तो इसके मुताबिक कोई भी जो पैनल है उसको अगर हम या शॉर्ट सर्किट कर दें तो वो हम लोग को एक करंट वैल्यू देगा, अगर हम ओपन सर्किट कर दें तो इट विल गिव अस अनदर वैल्यू। और इसकी ये जो कर्व बनती है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ पर हमारा वोल्टेज है और यहाँ पे हमारे पास करंट है, अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पर आप देखें ज़ीरो वोल्टेज है, तो ज़ीरो वोल्टेज हमें बेसिक सर्किट थ्योरी के अंदर भी पड़ा हुआ है, इट्स द सेम। तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज होगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सूरज है वो हर वक्त उसकी रोशनी चेंज होती रहती है, और सुबह के टाइम हमारे पास रोशनी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। दोपहर के टाइम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो गर्म इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान है, सदर्न पंजाब है, अब वहाँ पर दिन के टाइम रोशनी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये फ़िक्स नहीं रहते, ये पूरे दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं और पूरे साल के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये देखना है कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा किसी और मतलब कि ना इस चीज़ के। अब ये इस तरह से है कि अगर हम लोग इस वेव फॉर्म में जाएँ, ये जो हमने पीछे जो हम लोगों ने दो इक्वेशंस डेवलप की हैं, इस इक्वेशन डेवलपमेंट के अगर आप देखें कि अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखता हूँ इस जगह के ऊपर और लाइट की वैल्यू को मैं फॉर एग्जांपल मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट लेट मी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लूँ पेन को। अच्छा, अब इस तरह है कि ये जो इक्वेशन है ना ये बड़ी क्लियर है। ये इक्वेशन ये कह रही है कि अगर हमारे पास लाइट चेंज होती है और टेम्परेचर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये जो फैक्टर है दिस इज़ ग्रेटर देन दिस इक्वेशन +1, और जब हम इसका लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी जो कि इस ओवरऑल वैल्यू को बहुत कम कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से तो आउटपुट वोल्टेज में फ़र्क पड़ सकता है, मगर इरेडिएशन के बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर विल बी नो डिफरेंस। क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके अंदर अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडिएशन हमारे पास आधी हो गई है, जब वो आधी होगी तो हमारे पास ये फोटोनिक करंट आधा हो जाएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंट होगा क्या कि ये वैल्यू हमारे पास बहुत कम आएगी। इसका जब आप लॉग लेंगे, यानी सॉरी ये जो ओवरऑल जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है कम होगी, इसका लॉग लेंगे हम लोग ज़्यादा होगी, इसका लॉग लेंगे तो वो वैल्यू टोटल हमारे पास कम आएगी। तो अब अगर हम लोग आगे जाकर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो आई है, दिस इज़ एट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। अब हमारे पास हाफ़ होगी, जब वो हाफ़ होगी तो वो कर्व कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो फ़र्क है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, जबकि इस जगह पर जो फ़र्क है वो बहुत ही माइनर किस्म का डिफरेंस है हमारे पास। तो इससे हम लोगों को ये, और फिर आप मज़ीद अगर आप छोटे चले जाएंगे तो ये यूँ होती चली जाएगी, हत्ता कि होगा ये कि जब कोई लाइट नहीं होगी तो आपके पास किसी किस्म का कोई फोटोनिक करंट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा और मतलब कि अंधेरे में ये पैनल बिल्कुल भी मतलब काम नहीं करेगा। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास ये तो हमने वेरिएंग रेडिएशन से निकाल ली। व्हाट अबाउट कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आगे पीछे हो रहा हो और हमारे पास रेडिएशन जो है वो कांस्टेंट रही, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो फ़र्क पड़ेगा वो हमारे पास करंट की वैल्यू पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज की वैल्यूज़ पर अच्छा खासा फ़र्क हमारे पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये इस तरह से है कि जूँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप लोगों का टेम्परेचर जूँ बढ़ेगा, आप लोगों का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल का यूँ कम होता जाएगा। इसलिए जब अब बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जब हम लोग किसी पैनल को ऑपरेट करवाते हैं तो वहाँ पर उसकी पावर जो है वो चाहे रोशनी से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हो उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसका आउटपुट वोल्टेज भी, जो उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है वो भी हमारे पास कम हो रहा होता है। तो ये तो हमने ना दो चीज़ें मतलब कि हमने देखी। अब एक तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम लोगों को चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि अगर आप इस एक कर्व को देखें तो इस एक कर्व के अंदर ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है, और चूंकि ये एक डीसी वैल्यूज़ हैं दोनों की दोनों, लिहाजा इनकी जो पावर होगी वो जस्ट V क्रॉस I होगी, यानी कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इधर देखें एट दिस सेक्शन तो हमारे पास पावर की लेट सपोज एक वैल्यू P1 होती है। अब हम ये करते हैं कि हम लोग एक और लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस इधर की बजाय हम लोग जो है इसको इस जगह पर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना एरिया अंडर द कर्व हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। इससे क्या होगा, जब आप इस इतने एरिया को अपन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पावर आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी P2। आप देखते जाएंगे कि P1 जो है वो लेस देन है P2 से, ठीक है, हत्ता कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिस जगह पर करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं P मैक्स या P MPP। अब चूंकि हम लोगों ने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास रेडिएशन और टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हों तो हमारे पास ये जो कर्व्स है ना हमारे पास ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली देखें चेंज होती जाती है।
इसका मतलब ये है कि पहली कर्व के ऊपर अगर एमपीपी यहाँ पर है तो अगली पर हो सकता है यहाँ पर हो, उससे अगली पर हो सकता है यहाँ पर हो। तो यू कैन सी कि यहाँ पर इसके अंदर कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस आ रही हैं एंड दिस इज़ द चैलेंजिंग टास्क। रीज़न क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक पैनल यूज़ किया, उसकी पी एमपीपी थी हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 वाट की थी। अब आप अगर इसको सही तरीके से ट्रैक ना करें और अपना सिस्टम एक ऐसा डिज़ाइन कर दें कि जो उसको इस पॉइंट या इस पॉइंट पर आपको ट्रैक कर रहा है विच इज़ अ रॉन्ग पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप जितनी उससे पावर पॉसिबल है आप उतनी वो पावर अचीव नहीं कर रहे, विच इज़ एक्चुअली अ लॉस। सो इस चीज़ को हम लोग जो हैं वो इस तरीके से मतलब कि टैकल करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस बनी हुई हैं, हमारे पास एल्गोरिथम्स बने हुए हैं जिनके थ्रू हम इस पॉइंट को कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पर आप लोगों का फोटोवोल्टिक पैनल होता है और यहाँ पर आप लोगों के पास कोई एक पावर इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट होता है। नॉर्मली डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किया जाता है, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर या बक बूस्ट कन्वर्टर। और यहाँ पर आपके पास लोड होता है। अब ये देखें कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, आर इनपुट, इट शुड बी इक्वल टू आर लोड अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र 0 में लिखा है। ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है इसको हम लोग कुछ ड्यूटी साइकिल देंगे क्योंकि ये उस ड्यूटी साइकिल की बेस पर इस आर इन को आर एल के बराबर कंप्यूट करके रख देंगे। अब इस तरह से है कि इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। पहला तो ये है कि कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो ये है कि जो हमारे पास मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट, इसके ऊपर जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट है, दिस इज़ ISC, सॉरी दिस इज़ ISC एंड दिस इज़ दी IMPP। देखिए IMPP और ISC में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बहुत करीब है उस पॉइंट से। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू है जिसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हम लोग ISC की वैल्यू पहले मेजर करें, उसके बाद इस किसी फैक्टर K1 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। सो IMPP इज इक्वल टू K टाइम ISC। इसी तरह ये किसी न किसी वोल्टेज पर भी देखिए फॉल कर रहा है, कोई ना कोई वोल्टेज वैल्यू पर भी फॉल कर रहा है और ये हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि VMPP जो है वो K टाइम VOC के बराबर है। इसको K1 कहते हैं, लेट अस सी इसको हम K2 कहते हैं। अब ये हमारे पास K2 है और ये हमारे पास K1 है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक किस्म की टेक्निक है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। इसमें यू जस्ट नीड वन सेंसर। देखें, या आप इसको शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करके आप ले लेंगे या ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करके ले लेंगे, मगर ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। उसकी एक और रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें अब अगर आपके पास आधा हो गया और आप लोगों के पास इरेडिएशन आधी होगी और आपकी चीज़ यहाँ फॉल कर गई, तो फिर आपकी ये जो ट्रैकिंग है कि आपको इधर भी ऑपरेट करवा सकती है, इधर भी ऑपरेट करवा सकती है और मुमकिन है कि वो आपको नए पॉइंट तक भी ले जाए। लेकिन इन तीनों केसेस के अंदर वो आपको प्रॉपर मतलब है कि आपको हो सकता है कि आपको वो वैल्यू ना दे। इसलिए ये जो दो मेथड्स हैं ना, जिसके अंदर एक है फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरा है फ्रैक्शनल ओपन सर्किट वोल्टेज, ये दोनों के दोनों मेथड जो है ना ये अप्रॉक्सीमेट कहलाते हैं। अच्छा, इनका एक और मसला क्या है? इनका एक और मसला ये है कि अब मैंने शुरू में सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने इसको यहाँ पर एक बीच में फॉर एग्जांपल एक मैंने स्विच लगाया, बीच में एक यहाँ पर मैंने स्विच लगा दी है। इस स्विच को मैंने ओपन किया, उसके वोल्टेज मेजर किए और मैंने वोल्टेज मेजर करने का पहला पॉइंट मैंने यहाँ सेट कर दिया। अच्छा, अब घंटे के बाद क्या हुआ कि इरेडिएशन चेंज होकर यहाँ पर आ गई, कम हो रही है इरेडिएशन, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको तो नहीं पता, देयर इज़ कोई इंटेलिजेंट टेक्निक का तो नहीं है कि आप देखें कि हाँ जी अब मेरे पर इरेडिएशन ख़त्म हो गई है या कम हो गई है तो मैंने दोबारा मेजरमेंट ले लिया। तो नॉर्मल तरीके में क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज हम हर कुछ देर के बाद हम मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल 15 मिनट के बाद हम लोग एक नई मेजरमेंट लेंगे। अच्छा, अब ये जो 15 मिनट के बाद मेजरमेंट लेंगे उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आप लोगों के पास जो डीसी पावर आ रही है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका डीसी पावर आ रही है, ये हर 15 मिनट के बाद यूँ नीचे जाएगी, फिर यूँ सीधी हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर यूँ सीधी हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर यूँ सीधी हो जाएगी। अब इसके अंदर जितनी भी ये मेजरमेंट्स हैं, जितने भी ये इंस्टेंट्स हैं कि जिसके अंदर आप ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं या अगर आप शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप इस जगह पर उसके लिए एक स्विच लगाएंगे। तो ये सारी की सारी वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास ज़ीरो आउटपुट आ रही है। ज़ीरो आउटपुट का मतलब ये है कि आप एक्चुअली अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका ये है, एक मिनट, इसका दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कोई ऐसी टेक्निक बनाएं कि जो आइसोलेशन ना करे चीज़ की,
ठीक है। चीज़ की क्योंकि आइसोलेशन जब आप करेंगे तो फिर मतलब कि ना जितना भी आप फोटोवोल्टिक पैनल को आइसोलेट कर देंगे आपको पावर मिलनी कोई नहीं है और वो आपका लॉस कंसिडर होगा। तो उसके लिए एक बहुत ही बेसिक किस्म की टेक्निक है। वो टेक्निक ये कहती है कि हम लोग एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग ये इसकी पीवी कर्व की तरफ आ जाते हैं। ये इसका पी है और ये बस वी है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हम इसको पहला ड्यूटी साइकिल देंगे D1, देखें D0 रखते हैं, हम देखें 0.5 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 0.5 पर स्टार्ट की तो हम लोग आ गए इस पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास क्या हो गया, P0 आ गया। 0.5 से क्या हो गया, P0 आ गया। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर जो नई पावर है, यानी कि पहली पावर तो हम लोग P0 आ गई, फिर हम ये करेंगे कि हम D1 जो लेंगे ना उसमें हम कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे ड्यूटी साइकिल के अंदर। और याद रहे कि ये जो ड्यूटी साइकिल है ये एक इस डीसी वैल्यू का नाम ड्यूटी साइकिल है कि हम लोगों ने कितनी देर के लिए इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर का हमें स्विच ऑन रखना है। जबकि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है ये बूस्ट भी हो सकता है, इट कुड बी अ बक कन्वर्टर और वट एवर इट इज़। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर मतलब है कि आप लोग तीनों किस्म के यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप आइसोलेटेड कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लाई बैक टाइप के जो है, या पुश पुल भी कन्वर्टर भी यूज़ हो सकते हैं, फुल ब्रिज भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो भी है इसके जो स्विच अंदर लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोगों ने कितनी देर के लिए इसको ऑन रखना है वो ये चीज़ ड्यूटी साइकिल D1 डिफाइन करेगा। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि हम ना इसको परटर्ब करेंगे। परटर्ब का मतलब ये है कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे और चेंज लाकर हम देखेंगे कि जो अगली हमारा पावर आ रही है वो पिछली पावर से ज़्यादा है कि कम है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने 0.5 के अंदर बहुत ही छोटी वैल्यू ऐड की, हमने 0.005 की वैल्यू ऐड की। अब जो P न्यू है ना वो हमारे पास हो सकता है कि वो सपोज करते हैं यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आएगी ना इसको मैं कहता हूँ P1। अब हम देखेंगे कि जो P1 है हमारे पास, क्या उसकी वैल्यू P0 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेम डायरेक्शन रखेंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब ये कि अगली बारी के अंदर भी मैं D2 के अंदर जो कि वैल्यू अब अच्छा अब D1 की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 0.505 होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं 0.505 के अंदर दोबारा 0.005 ऐड करके इसको 0.6 कर दूँगा, 0.51 सॉरी 0.51 कर दूँगा। ठीक है, अब 0.51 के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, मैं इसको कर दूँगा P2। अगली दफ़ा मैं क्या देखूँगा, मैं देखूँगा कि क्या P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 है। अगर है तो मैं अपनी डायरेक्शन जो है वो इसी साइड पर रखूँगा, हत्ता कि ये मेरी डायरेक्शन फ़िलहाल ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा अब जब दोबारा सेम आएगी तो मैं अगली डायरेक्शन लूँगा, D3 इज इक्वल टू 0.51 प्लस 0.005 तो क्या आएगा 0.515 और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। करते करते मैं दोबारा चेक करूँगा कि हाँ जी P3 जो है वो ग्रेटर देन P2 है, अगर है तो मैं सेम डायरेक्शन में जाऊँगा हत्ता कि मैं इस पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा। मगर चूंकि एल्गोरिथम को तो ये नहीं ना पता, हम लोग तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कर्व बनी ऊपर पहुँच गए हैं। एल्गोरिथम को इस बात का नहीं पता लगेगा। तो एल्गोरिथम क्या करेगा कि लेट अस सपोज हम यहाँ कहते हैं कि ये छठी परटर्बेशन के अंदर यहाँ तक पहुँच गया P6 के ऊपर आके। अब चूंकि P6 जो था हमारे पास वो ग्रेटर देन P5 था तो हम अपनी डायरेक्शन सेम रखेंगे। जब हमारे पास डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास जो D7 आएगी वो लेट अस सपोज ये 0.515 52 0.25 0.53 के बाद हम इसको 0.005 का मज़ीद इंक्रीमेंट देंगे तो ये 0.535 हो जाएगा। अब 0.535 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू P7 है। अब अगर आप इस एल्गोरिथम पर जाएं तो P7 इज़ लेस दैन P6, तो फिर अब हम सेम डायरेक्शन नहीं देंगे, हम लोग अपनी रिवर्स कर लेंगे अपनी डायरेक्शन को। हमारा जो कंट्रोलर होगा वो अगली परटर्बेशन प्लस साइन के साथ नहीं बल्कि माइनस साइन के साथ देगा, हत्ता कि D8 इज इक्वल टू 0.535 माइनस 0.005। अच्छा, अब क्या होगा, अब वो जो सिस्टम हमारा वो यहाँ से वापस आएगा, वो यहाँ आकर देखेगा कि P6 जो है वो ग्रेटर देन P7 है तो अपनी डायरेक्शन सेम रखेगा। मगर याद रहे कि डायरेक्शन हम लोग उलट चुके हैं, अब वो प्लस के साइन के साथ नहीं बल्कि माइनस के साइन के साथ जा रही है। लिहाजा जब हम अगली परटर्बेशन करेंगे तो वो P6 से दोबारा इस पॉइंट के ऊपर गिर जाएगा और ये वो पॉइंट है जो कि फिर उससे कम है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारे पास पावर की जो हमारे पास कर्व बनेगी वो मैक्सिमम पावर पॉइंट के गिर्द जो है ना वो स्विंग करती रहेगी। जैसे अगर हमारे पास ये आइडियल पावर है हमारे पास PMPP की, तो हमारा जो सिस्टम है वो यूँ जाएगा ऊपर इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से फिर यूँ नीचे चला जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा और यूँ उसके नीचे चला जाएगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पावर ऑसिलेशन। देखा जाए तो ये जो इतना लॉस आप कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, ये भी एक पावर लॉस है। मगर ये पावर लॉस जो है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से कि हम लोग जो है एक
जो हमारे पास ये जो हमने डी के अंदर ये जो हमने डाला है, इसको नॉर्मली हम लोग डेल्टा डी भी कहते हैं, इसको स्टेप साइज़ भी कहते हैं। इसकी वैल्यू को हम मज़ीद कम कर दें, अगर हम इसको 0.01 ले जाए तो ये तो होगा कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये चीज़ जो है ये सर्टनली कम होके मज़ीद ये सर्टनली जो है ये कम होके जो है, जस्ट मिनट मैं अगर इसको पेन को मोटा कर लूँ, ये कम होके हो सकता है यहाँ पर चली जाए। अच्छा, अब जब ये यहाँ पर कम जाएगी तो पावर ऑसिलेशंस कम हो जाएंगी। मगर इसका एक और नुकसान है, क्योंकि सिस्टम को शुरू के अंदर आपने बता दिया है कि हमने डेल्टा डी 0.01 का देना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो P&O सिस्टम है या वाइडली परटर्ब एंड ऑब्जर्व का जो हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ये इसकी स्पीड जो है ट्रैकिंग की वो डिपेंड करती है इस डेल्टा डी के ऊपर। अब इस डेल्टा डी के अंदर दो मतलब की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ है, या तो हम स्पीड अच्छी कर लें या फिर पावर ऑसिलेशन जो है हम उनको कम कर लें। अगर हम स्पीड अच्छी करेंगे तो उसका माजारी मतलब ये कि हमें डेल्टा डी की वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, तो वो पहला ठप्पा खाएगा यहाँ, दूसरा ठप्पा खाएगा यहाँ, सीधा जनाब मैक्सिमम पावर पॉइंट पहुँच जाएगा। मगर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये हो सकता है कि इस पॉइंट के अंदर ये ऑपरेट करता रहे। ये तो बहुत ज़्यादा पावर ऑसिलेशन है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको कम करने के लिए अगर आप इसकी डी की वैल्यू को कम करेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको 15 परटर्बेशन चाहिए, 20 परटर्बेशन चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा चाहिए होंगी, जिसके नतीजे में उसकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसको, ये है कि इसका एल्गोरिथम किस तरह से किताबों में दिया हुआ है। अच्छा, एल्गोरिथम इसका बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत ही सिंपल किस्म के एल्गोरिथम से लेकर चलूँगा कि देखें, लेटेस्ट पर हमने अपना सिस्टम को स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, हम नीचे आए और हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी डी की इनिशियल वैल्यू सेट की। डी की इनिशियल वैल्यू सेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि अगर पी न्यू जो है वो ग्रेटर देन पी ओल्ड है, ठीक है, तो प्लस डेल्टा डी जमा करें और यहाँ पर ला के स्टोर कर लें। अगर यस है, अगर नो है तो क्या करें, यूँ ऊपर जाए, यहाँ पे माइनस डेल्टा डी का साइन डालें और यहाँ से होता हुआ एक मिनट ठहरिएगा, इधर आ जाए, यहाँ पर हमने एक और डी बनाया हुआ है, देयर आर 2 डीज हियर, राइट। और यहाँ से फिर नीचे जाए और फिर चेक करें, अगर हमारे पास, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको ज़रा नए पेज पर बना लेता हूँ थोड़े सा, ताकि हम लोग ज़रा इजीली हम इस चीज़ को जो है ज़रा देख सकें। इसको नए पेज पर चलते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों ने अभी जो है अपना बनाना है, हम लोगों ने P&O का चार्ट। P&O का चार्ट इस तरह से है कि हम यहाँ पर रखेंगे डेल्टा डी प्लस के साइन के साथ, यहाँ पर रखेंगे हम माइनस डेल्टा डी के साथ। फर्ज करें हमारा सिस्टम यहाँ से जो स्टार्ट लेता है, और स्टार्ट लेने का हम पहली परटर्बेशन ही प्लस डेल्टा डी के अंदर करते हैं। प्लस डेल्टा बी का जब पहली हम परटर्बेशन दे चुकेंगे तो हम थोड़ा सा टाइम डिले लेंगे और हम देखेंगे कि पी न्यू ग्रेटर देन पी ओल्ड है या नहीं है। अगर तो वो है तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग दोबारा उसी डायरेक्शन में परटर्ब करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, नो के ऊपर आ गई है, तो हम अपनी डायरेक्शन पलटा के माइनस डेल्टा डी पर ले जाएंगे। माइनस डेल्टा डी के और भी बिल्कुल यही चीज़ होगी, हमारे पास पी न्यू ग्रेटर देन पी ओल्ड है, और अगर तो ये अगली पावर जो है वो उससे सही आई, यस होता है, तो फिर हम लोग अपनी डायरेक्शन सेम रखेंगे। और अगर ये चीज़ नो में चली जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर आ जाएंगे वापस डेल्टा डी के। इस तरह ये बेसिक सिस्टम काम करता है। अब प्रॉब्लम ये पड़ती है कि हमारे पास जो है ना, हम लोग जब जा रहे हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम लोग, कि आप देखेंगे ये एमपीपी है, इसकी एक कर्व इधर है, एक स्लोप इधर है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम लोग इस स्लोप में काम करेंगे, इस स्लोप में काम कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो कुछ पेपर्स के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर जो एल्गोरिथम दिया होता है उसके नीचे लिखा होता है कि ये जो इसके वोल्टेज हैं हम इसको अपडेट करते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू है किसी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डेंट ही है ना। जैसे कि यहाँ पे भी एमपीपी है, लेट अस सपोज ये 50 वोल्ट था पहले, आपने परटर्बेशन की यहाँ पर आ गए तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। तब आप क्या करेंगे, हम कहेंगे 50 से 1 कर दो 51 वोल्ट पर हमें ऑपरेट करना है। मगर सिस्टम का वोल्टेज जो है वो किसी और पे चल रहा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उसका कंट्रोलर हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि जो इसके डिफरेंस को और उसके डिफरेंस को कंप्यूट करे, और पीआई से हम लोगों को उसका ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल के ड्यूटी साइकिल को हम लोग वेरी कर लें। बाकी इसके जो एक बूस्ट कन्वर्टर के साथ इसका जो ऑपरेशन है उसकी सिमुलेशन हम किसी और टाइम के लिए रखते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।